माध्यमिक शिक्षकों के 30,000 से अधिक पदों का विज्ञापन निकाला। धरना प्रदर्शन के बाद फरवरी-मार्च 2019 में परीक्षा हुई। उच्च माध्यमिक शिक्षक परीक्षा का परिणाम 28 अगस्त 2019 को आया। इसके लिए भी धरना प्रदर्शन करना पड़ा, कोर्ट मुकदमा हुआ, अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुई है। मैं मध्य प्रदेश का एक होनहार बेरोजगार 2018 शिक्षक पात्रता परीक्षा का चयनित अभ्यर्थी हूं। 2011 से शिक्षक बनने का सपना अपने आंखों में संजोए हुए, लेकिन आंखें तब खुलती है जब सरकार केवल कोरी घोषणाएं करती है। मध्य प्रदेश में शिक्षक पात्रता परीक्षा अंतिम बार 2011 में हुई थी। नियमानुसार हर 3 वर्ष में शिक्षक पात्रता परीक्षा होनी चाहिए, लेकिन राजनीतिक लाभ, राजनीतिक स्वार्थ के चलते यह परीक्षाएं होती नहीं है। इसे अंतिम बार राजनीतिक वोट बैंक के चलते 2018 चुनावी दौर में निकाला गया था, जिसमें वर्ग 1 उच्च माध्यमिक शिक्षक व वर्ग 2 माध्यमिक शिक्षक के क्रमशः 19,200 व 11,374 पद के नोटिफिकेशन निकाला गया था। 2019 फरवरी-मार्च में परीक्षाएं हुई थी। रिजल्ट 2019 में 28 अगस्त को वर्ग 1 का आया हुआ था। सरकार के ऊपर दबाव बनाने के बाद 2020 में इसकी काउंसलिंग प्रक्रिया प्रारंभ की गई। काउंसलिंग प्रक्रिया 1 जुलाई 2020 से 3 जुलाई 2020 तक के चल रही थी, जिसमें लगभग 30% चयनित अभ्यर्थियों ने अपना दस्तावेज सत्यापन करवाए थे, लेकिन सरकार के द्वारा लोक परिवहन व कोरोना के आड़ लेकर इस भर्ती को पुनः ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। यूपी के नौजवान अनेक परीक्षाओं और उनकी ज्वाइनिंग को लेकर तो परेशान ही थे। अब उनकी परेशानी में एक और कारण जुड़ गया है। अमर उजाला में खबर छपी कि यूपी सरकार ऐसे नियम बनाने जा रही है कि सरकारी नौकरियों में 5 साल कॉन्ट्रैक्ट पर काम करना होगा संविदा पर। ठेके पर 5 साल के बाद काम करने के बाद समीक्षा होगी उनके कामकाज की और छटनी होगी। फिर सरकारी परीक्षा का क्या मतलब, जब 5 साल तक संविदा पर नौकरी देनी है और हटा देना है। इस खबर को पढ़ते ही नौजवानों के होश उड़ गए हैं। इलाहाबाद में मशाल जुलूस लेकर प्रदर्शन हुआ। वीडियो भेजा गया कि हम जागरूक हो गए हैं, आप योगी जी से निवेदन करें कि वे ऐसा ना करें। 5 साल तैयारी में, 5 साल संविदा में और उसके बाद निकाल दिए गए तो क्या करेंगे। आज भी इलाहाबाद में प्रदर्शन हुआ और लाठीचार्ज की खबर भी आई। अभिशाप है हम युवाओं के लिए। ये कोरोना के बाद दूसरी सबसे बड़ी महामारी होगी जो हमें हर तरह से मानसिक प्रताड़ना देगी और संविदा से हर दिन महिलाओं के लिए खास करके ये यहाँ पे मानसिक, आर्थिक, शारीरिक शोषण होगा, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे उच्च पद पर बैठे अधिकारी होंगे वो हर तरह से हमारा शोषण करने की कोशिश करेंगे। नेताओं के लिए ये संदेश है, सबसे बड़ा संदेश है और बहुत साधारण सी बात है कि अगर एक कर्मचारी सरकारी विभाग में नौकरी नहीं कर सकता है तो हमारे नेता, विधायक, मंत्री ये 60-60, 70-70 साल के ये देश की सेवा कैसे कर सकते हैं। तो इनको भी रिटायर किया जाए और चुनाव लड़ने की आयु कम किया जाए, और या तो फिर हमें 60-50 साल में रिटायरमेंट न दी जाए। आप लोग देख सकते हैं प्रयागराज में हमारे सभी साथी अमरेंद्र सिंह, अनिल सिंह, सभी साथी गिरफ्तार हो चुके हैं और ये आतंकी सरकार संविदा के खिलाफ हमको प्रोटेस्ट भी नहीं करने दे रही है। हम शांतिपूर्वक मास्क लगा के अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं तमाम साथी हमारे यहाँ पे गिरफ्तार हो चुके हैं और आप लोगों से, मीडिया कर्मियों से हम लोग निवेदन करना चाहते हैं, संविदा का ये जो प्रोटेस्ट बालसन चौराहे पे चल रहा है इसको कमजोर मत होने दीजिए। प्राइवेट कंपनियां भी 3 महीने में नौकरी पक्की कर देती हैं। यहां सरकार कह रही है कि 5 साल ठेके पर रखेंगे, स्थायी सेवा का लाभ नहीं देंगे और 5 साल बाद लायक होंगे तो रखेंगे, बाकी को छांट देंगे। लेकिन क्या यह सिस्टम पंजाब में नहीं है? क्या यह दूसरे राज्यों में नहीं है? गुजरात में ऐसी व्यवस्था हुई थी, फिक्स पे सिस्टम कहते हैं। आपको जानना चाहिए कि फिक्स पे सिस्टम से क्या हुआ था। अहमदाबाद मिरर और इंडियन एक्सप्रेस की पुरानी रिपोर्ट के अनुसार 4 लाख कर्मचारी फिक्स पे सिस्टम के तहत भर्ती किए गए। 14 साल तक फिक्स पे पर काम करते रहे। जनहित याचिका दायर हुई। 2012 में गुजरात हाई कोर्ट ने फिक्स पे सिस्टम को गैर कानूनी घोषित कर दिया और कहा कि इन्हें स्थायी सेवा के सहयोगियों के बराबर वेतन मिलना चाहिए।
गुजरात सरकार ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आप इन्हें समान वेतन नहीं दे सकते तो खुद को दिवालिया घोषित कर दीजिए। 7 दिसंबर 2016 के अहमदाबाद मिरर में इस फैसले की खबर छपी है। गुजरात सरकार के सॉलिसिटर जनरल ने कहा था कि गुजरात हाईकोर्ट के फैसले के हिसाब से कर्मचारियों को वेतन देना पड़ा तो सरकार को 8,000 करोड़ का खर्चा आ जाएगा। गुजरात में 4 लाख कर्मचारी इस सिस्टम में नियुक्त किए गए थे। इस मुद्दे को लेकर हमने हाईकोर्ट में मामला दर्ज करवाया था और 2012 में हाईकोर्ट ने इस प्रथा को नाबूद करने का निर्देश भी दे दिया था, किंतु सरकार ने इस निर्देश को न मानते हुए इस मामले को वो सुप्रीम में लेकर गई थी और अभी भी ये केस सुप्रीम में चल रहा है। इस फिक्स सिस्टम के कारण कई हजारों और लाखों युवाओं को अन्याय हो रहा है गुजरात में, और इक्वल वर्क और इक्वल पे का जो कानून है उनका भंग भी हो रहा था। और इसलिए हमने 2015 से 17 तक मेरी टीम ने गुजरात में इस मुद्दे को लेकर गुजरात सरकार के सामने आंदोलन किया, गुजरात सरकार के सामने एजिटेशन किया, और उस आंदोलन के बाद गुजरात सरकार ने जिस कर्मचारी का 7,000 जिसका मासिक वेतन था उसका 20,000 कर दिया, और जिन कर्मचारी का 13,000 मासिक वेतन था उनका 40,000 मासिक वेतन सरकार के द्वारा किया गया। किंतु अभी भी न तो उन कर्मचारी को रेगुलर गिना जाता है 5 साल तक, और न तो उनको कोई सरकारी लाभ मिलता है। इसलिए सवाल परीक्षा सिस्टम में सुधार का तो है, लेकिन वहीं तक सीमित नहीं है। नौकरी की शर्तों का भी सवाल है, पेंशन का भी है, सुरक्षा का भी है, समस्या विकराल है। जब भी रोजगार का सवाल आता है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में 3 चीजों की सामग्री बढ़ा दी जाती है: सांप्रदायिक सामग्री, आरक्षण विरोधी सामग्री और आबादी को खलनायक बनाने की सामग्री की। इसकी वजह से, वरना तो रोजगार की कोई कमी नहीं है। जब भी नेता फेल हो जाते हैं वो आबादी करने लगते हैं, मगर हमेशा ऐसा नहीं था। आज हमारा भारत पूरी दुनिया का सबसे नौजवान देश है। 65% से ज्यादा लोगों की आयु 35 वर्ष से कम है। युवा शक्ति की ये अपार ऊर्जा देश का भाग्य बदल सकती है, पूरे देश को ऊर्जावान बना सकती है। सवाल यहां आबादी का नहीं है, व्यवस्था का है। जो भर्ती निकली है वो पूरी क्यों नहीं होती है? 10 जनवरी 2019 की हिंदू बिजनेस लाइन की एक खबर दिखाता हूं। इस खबर के अनुसार यूनिवर्सिटी, रेलवे, पुलिस, पोस्टल और स्कूल, न्यायपालिका और अन्य विभागों में 28 लाख पद खाली हैं। इसमें केंद्र और राज्य सरकारों के खाली पदों को भी शामिल किया गया है। भोपाल, भुवनेश्वर, जोधपुर, पटना, रायपुर और ऋषिकेश के एम्स में ही फैकल्टी, नॉन फैकल्टी और रेजिडेंट डॉक्टर मिलाकर 20,000 से अधिक पद खाली हैं। लोकसभा में सरकार ने बताया था कि अप्रैल 2018 तक 40 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 17,092 मंजूर पद हैं, जिनमें से 5600 से अधिक पद खाली हैं। मार्च 2017 में पूर्व मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने तो लोकसभा में बयान दिया था कि एडहॉक शिक्षकों को साल भर के अंदर पक्का कर देंगे। मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने जुलाई 2019 में कहा था कि 6 महीने के अंदर सभी रिक्त पद भर दिए जाएंगे, युद्ध स्तर पर काम किया जाएगा। Vacancies in universities is a serious issue and there are so many reasons for it. But let me tell you, in central universities, which are 41 in number, there is 20% vacancies. And as you said, part-time is not our policy. Our policy is permanent employment. And therefore, in Delhi University case, where there were more than 9,000 ad hoc posts, we have made it compulsory that they have to, and there was a court case also, and now the solution is that within 1 year, all these posts will be made permanent and not temporary. And even those who are appointed part-time or temporary ad hoc posts, they are paid regular salary of the assistant professor. So there is no discrimination, and we want to fill up, and we have taken so many measures to fill all the vacancies. नियुक्तियां हमने कह दिया है, अगले 6 महीने के अंदर अंदर सभी रिक्त पदों को भरा जाएगा। ये बहुत ताकत के साथ किया है।
और उसके लिए बिल लाए श्रीमान। जो भी संशोधन करना था उस संशोधन को भी किया, लेकिन जिन भी माननीय सदस्य की ये चिंता है, स्वाभाविक चिंता है श्रीमान कि यदि अध्यापक नहीं होंगे तो पढ़ाई कहां से होगी, लेकिन उसकी कुछ वैधानिक कठिनाइयां थी। अब वो वैधानिक कठिनाइयां भी दूर हो गई हैं। हम युद्ध स्तर पर इनको करेंगे श्रीमान। क्या ऐसा हुआ? क्या दिल्ली विश्वविद्यालय के 9,000 शिक्षक परमानेंट कर दिए गए? केंद्र से लेकर राज्य सरकारों में लाखों की संख्या में पद खाली, उन पर भर्ती नहीं होती, उनकी संख्या का पता नहीं चलता। इस साल के बजट में कहा गया था, केंद्रीय बजट में, कि सरकारी और पब्लिक सेक्टर बैंकों के अराजपत्रित पदों की बहाली व्यवस्था में सुधार लाई जाएगी। फरवरी वाले बजट में एक नई एजेंसी, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी बनेगी, जिसकी घोषणा हाल ही में प्रधानमंत्री ने की। लेकिन इस वक्त रेलवे और एसएससी की जो परीक्षाएं अटकी हुई हैं, जो नहीं हो रही हैं, जो हो चुकी हैं, ज्वाइनिंग नहीं हो रही है, उनमें देरी क्यों हुई? वो क्यों नहीं तुरंत बिजली की गति से हो सकती हैं? सब कुछ धीमी गति से हो रहा है। सिर्फ परीक्षा और भर्ती का सवाल नहीं है, कई परीक्षाएं तो घोषणा के बाद लापता हो गई। रोजगार का स्वरूप ही बदल गया है, ना सामाजिक सुरक्षा है, ना भविष्य की सुरक्षा। सांसद विधायक के पास पेंशन है, उनके लिए न्यू पेंशन स्कीम नहीं है, आपके लिए है। त्रिपुरा का एक केस बताता हूं। 26 जुलाई को धनंजय महापात्र ने टाइम्स ऑफ इंडिया में लिखी है ये रिपोर्ट। त्रिपुरा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि वह 10,000 पोस्ट ग्रेजुएट को चपरासी, दरबान, गार्ड, रसोईया और लोअर डिविजनल क्लर्क में नियुक्त करना चाहती है। ये सभी शिक्षक के तौर पर नियुक्त किए गए थे 2010 से 2014 के बीच, लेकिन नियमों में गड़बड़ी पाए जाने के कारण हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने इनकी नियुक्तियां रद्द कर दी थी। यह खेल भी कई लेवल पर होता रहता है। रोजगार के सवाल पर रेटिंग भी नहीं आती है, व्यूज भी नहीं मिलते हैं। नौजवानों को पता होगा कि लोग इन दिनों क्या देख रहे हैं, उनके घरों में क्या देखा जा रहा है। क्या उन्होंने अपने देखने का तरीका बदल लिया है? यह बड़ा मुश्किल काम है। इसका जवाब युवा ही दे तो बेहतर है। 3 महीने से जिस देश के चैनलों पर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के नाम पर कवरेज हो रहा है, उस देश में रोजगार मुद्दा नहीं हो सकता है। वैसे युवाओं ने कोशिश अच्छी की, कई दिनों से कोशिश कर रहे हैं, ट्विटर पर ट्रेंड व्रेंड कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। 5 अगस्त को नए भारत का उदय हो चुका है। ब्रेक के बाद देश में कोरोना के संक्रमित मामलों की संख्या 51 लाख से अधिक हो गई है। 17 सितंबर की रिपोर्ट के हिसाब से पिछले 24 घंटे में अब तक के सबसे ज्यादा 97,894 नए मामले आए हैं। अब तक कुल मामले 51,18,253 हो चुके हैं। देश में एक्टिव मामलों की संख्या पहली बार 10 लाख से अधिक हो गई है। पिछले 24 घंटे में 1132 मरीजों की मौत हुई है। कुल मौत 83,198 हो गई है। कोरोना काल में सबसे ज्यादा मेहनत मेडिकल स्टाफ कर रहे हैं। उनकी मेहनत की वजह से आज देश में मोर्टिलिटी रेट कम है, मरने वालों की दर कम है। सरकार खुद कई बार मान चुकी है कि मेडिकल स्टाफ की मेहनत की वजह से यह संभव हुआ है। लेकिन चिंता की बात है कि कोरोना की वजह से कितने मेडिकल स्टाफ की मौत हुई है, उसका भी डेटा सरकार के पास नहीं है। बताइए तो है क्या? जिनके लिए हमने थाली बजाई, आकाश से पुष्प वर्षा कराई, उनका डेटा नहीं। लेकिन अब जब संसद में सरकार से पूछा गया कितने डॉक्टर, नर्स और हेल्थ वर्कर की मौत कोरोना से हुई है, तो सरकार ने कहा हमारे पास डेटा नहीं है। स्वास्थ्य राज्यों का विषय है। देश के डॉक्टरों ने इसे सरकार का पाखंड करार दिया है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने इसका विरोध किया है, कहा है कि समय समय पर सरकार को डेटा दिया गया है। विडंबना है, डॉक्टर, एक मेरा साथी, नर्सेज, हेल्थ केयर वर्कर्स सारे देश की सेवा में जुटे हुए हैं और अगर हमारे को स्टेट सब्जेक्ट की तरह बांट दिया जाए, इससे बड़ी विडंबना कोई मेडिकल सिस्टम की हो नहीं सकती। और विडंबना ये भी है कि स्वास्थ्य मंत्री खुद